अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। उजैर बलोच फौजी तहवील में, लियारी गैंग वॉर के सरगना को जासूसी पर फांसी की सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर अवाम का मुतालबा। हैशटैग उजैर बलोच ट्रेंडिंग में सबसे आगे। फतह पर अवाम भी खुश हो गए। हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टॉप ट्रेंड्स में शामिल। और शोएब मलिक को उनकी विनिंग सेंचुरी ने मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी बना दिया। शादी की सालगिरह पर शानदार परफॉर्मेंस को बेगम सानिया मिर्जा के नाम कर दिया। हैशटैग शोएब मलिक हॉट ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को फौज ने तहवील में ले लिया। सोशल मीडिया पर इस डेवलपमेंट पर तेजी से कमेंट्स का सिलसिला जारी है। उजैर बलोच को आर्मी एक्ट 1923 के तहत हिरासत में लिया गया। उजैर बलोच के खिलाफ मुकदमात अब फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। उजैर बलोच पर गैर मुल्की एजेंसियों के लिए जासूसी और दहशतगर्दों से ताल्लुक का इल्जाम है। उजैर बलोच ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को मालूमात भी फराहम की। उजैर बलोच को रेंजर्स ने कराची से 23 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के 100 से जायद मुकदमात दर्ज हैं, जिन्हें अब फौजी अदालतों में चलाया जाएगा। हैशटैग उजैर बलोच पर लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। पहला ट्वीट है मेजर जनरल आसिफ गफूर का, जिन्होंने ट्वीट किया कि उजैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फौज की हिरासत में ले लिया गया है। एमकेएम रहनुमा सैयद अली रजा आब्दी लिखते हैं कि अगर उजैर बलोच पर जासूसी का जुर्म साबित हो जाता है तो जुल्फिकार मिर्जा और पीपल्स पार्टी भी नहीं बच सकते। फैसल रजा आब्दी ने ट्वीट किया है कि मेरी एक और ख्वाहिश है कि उजैर बलोच को फौजी अदालत में मुकदमे का सामना करते देख सकूं। उजैर बलोच के हैंडलर्स का भी ट्रायल होना चाहिए। माजिद आगा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि GHQ की कठपुतलियां उजैर बलोच से राब्तों में थीं ताकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना सकें। उमर फारूक अपने ट्वीट में लिखते हैं कि उजैर बलोच के साथ नाइंसाफी होगी कि डॉन लीग्स के मुल्जिमान का मुकदमा फौजी अदालत में ना चलाया जाए। इरफान सरवर अपने ट्वीट में DG ISPR से मुतालबा कर रहे हैं कि उजैर बलोच और कुलभूषण यादव को एक ही वक्त में फांसी पर लटकाया जाए। अंदरूनी और बैरूनी खतरात पैदा करने वालों के लिए यह एक मौसर पैगाम होगा। जिब्बी खान ने भी इसी राय का इजहार किया है और लिखा है कि हमें कुलभूषण से पहले उजैर बलोच को फांसी देकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि जासूसी की इजाजत नहीं दी जा सकती। हारिस खान न्याजी लिखते हैं कि उजैर बलोच के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला अच्छा इकदाम है, क्योंकि पुलिस सियासी मुदाखलत की वजह से उजैर बलोच को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सकती। रमशा खान लिखती हैं कि उजैर बलोच को हिरासत में ले लिया गया एक गद्दार जिसने पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पुष्पनाही में मुतादिद कत्ल और ईरानी इंटेलिजेंस के लिए जासूसी भी की। और एक आखिरी ट्वीट हम शामिल करते हैं जफर राजपूत का। अपने ट्वीट में वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन सबको गिरफ्तार किया जाए जो उजैर बलोच से ताल्लुक रखते हैं। नबील गबोल, जुल्फिकार मिर्जा, फरियाल तालपुर और अयास पलीजो। और जफर ने इन रहनुमाओं के साथ उजैर बलोच की एक तस्वीर को भी ट्वीट का हिस्सा बनाया है। हैशटैग पर ट्वीट तो आपने जाने, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नदीम मलिक साहब। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। ISPR की जानिब से उजैर बलोच को फौज की तहवील में लिए जाने और मुकदमा फौजी अदालत में चलाने से मुतालिक तो आगाह कर दिया गया, ताहम इस मामले पर अब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर तो चाहिए यह है कि सिविलियन हुकूमत जो है वो इस मामले का चार्ज अपने हाथ में रखी, लेकिन जब जमानत होगी उजैर बलोच की, बहुत सारे मुकदमात में कहा जाता था कि उसने 150 लोगों का कत्ल किया, उससे ईरानियन पासपोर्ट बरामद हुआ, उसके ईरानियन इंटेलिजेंस से कॉन्टैक्ट की खबरें थी। जो JIT बनी उसके अंदर आज से 1 साल पहले ही तजवीज़ किया गया था कि मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाए, मिलिट्री एक्ट के तहत चलाए जाए, नॉट मिलिट्री कोर्ट्स बल्कि मिलिट्री एक्ट के तहत चलाए जाए। तो ये सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन 1 साल के बाद जो अभी हमने पिछला 1 महीना देखा उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है। वो लोग जिनकी 2 साल से मुकदमात में जमानत होनी मुमकिन नजर नहीं आती थी, वो 4 हफ्तों में सारे लोग बरी हो गए। उजैर बलोच भी बरी हो गया। तो उसके बाद रातों रात ये हमें पेशरफ्त नजर आई है। ये आर्मी का रद्द अमल भी हो सकता है, क्योंकि ये मुकदमात तो मौजूद थे लेकिन सिविलियन हुकूमत ने एक्ट नहीं किया। उन्होंने एक्ट नहीं किया तो आर्मी ने एक्ट कर लिया। ये अच्छी मिसाल नहीं बनी। सिविलियन हुकूमत के एंड के ऊपर कमजोरी नजर आई और वो जो जिसे कहते हैं ना कि अपने सियासी बंदों को बचाने की कोशिश, वो नजर आई, जिसके नतीजे में दूसरे फरीक ने आके एक्ट किया। यही सूरत नजर आती है हमें। तो नदीम साहब, उजैर बलोच को इस तरह तहवील में लिया जाना और फिर मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाना, क्या फौज की जानिब से सिविल इदारों और अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार है? आप क्या समझते हैं? ये देखिए, अदम एतमाद तो सिविलियन सेटअप के ऊपर हो गया ना। ये मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जो आपका एस्पिनाज के जासूसी के हवाले से इकदाम है उसके ऊपर अब कार्रवाई मिलिट्री एक्ट है उसके ऊपर होगी। ये मिलिट्री कोर्ट वो नहीं है जो स्पेशल कोर्ट आपने बनाई है। मिलिट्री एक्ट उससे पहले से 1923 से एग्जिस्ट करता है। जो भी मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में
दुश्मन मुल्क की एजेंसियों से, हॉस्टाइल एजेंसी के साथ रवाबत हो, जासूसी कर रहा हो मुल्क के खिलाफ, उसके तहत आप आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ये उस एक्ट के तहत जो 1923 का है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि ये दुश्मन एजेंसी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान के जो दुश्मन एजेंसी है, उसके लिए हमने उसको हिरासत में ले लिया है। ये JIT के अंदर इल्जामात का एक हिस्सा था ये चीज। तो अगर सिविलियन हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करके मुकदमा इसका खुली अदालत में चलाती तो किसी मिलिट्री गवर्नमेंट, किसी मिलिट्री सेटअप को क्या जरूरत थी कि वो इसको हिरासत में लेते, रेंजर्स और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करते। अगर हमारी किसी हाई कोर्ट से इसको सजा या सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाती तो जरूरत ही कोई नहीं थी। लेकिन वहाँ तो काम रिवर्स गेयर में चल पड़ा, वहाँ तो जमानतें होनी शुरू हो गई। इल्जामात की नौयत देखिए, 150 बंदों के कत्ल का इल्जाम था। ये इल्जाम था कि इरानियन पासपोर्ट है, इरानियन इंटेलिजेंस से ताल्लुकात हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन के लोग हैं उनको पनाह देते और आने और जाने में राह हमवार करने, इस नौयत के इल्जाम थे, शदीद नौयत के। और जमानत यूँ हुई कि आपको पता ही नहीं चला, रातों रात ठक करके जमानत होगी। तो अब जवाबी कार्रवाई भी ठक करके हुई है। फिर उन्होंने आर्मी एक्ट 1923 लगा दिया। ये गवर्नेंस की फेलियर है बुनियादी तौर पर। तो आप इसको सादा लफ्जों में कहिए, हुक्मरानी की नाकामी है। हुक्मरान जब ऐसे मुकदमात में कार्रवाई के लिए कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उनको पनाह देने की कोशिश करेंगे तो फिर फौजी कहीं ना कहीं तो आके फिर उस खला को पुर करेंगे। ये वही चीज हुई है, खुशगवार नहीं है। सिविलियन करते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो नदीम साहब, बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई है। कुलभूषण को भी जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, जबकि यही इल्जाम उजैर बलोच पर भी आयद किया गया है। तो क्या उजैर के मामले में भी इसी तरह का कोई फैसला आ सकता है या फिर नतीजा कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है? देखिए, उजैर पाकिस्तानी नेशनल है और कुलभूषण जो है वो इंडियन नेवी का एक ऑफिसर है। आज प्रवीण स्वामी का, मैं एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा हुआ था वो पढ़ रहा था, तो वो लिखता है कि ये पिछले कई सालों से प्रवीण स्वामी लिख रहा है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन जर्नलिस्ट है, इंडियन अखबार के अंदर लिख रहा है कि ये इंडियन नेवी का ऑफिसर चला गया था वहाँ पर चाबहार के अंदर और वहाँ से रात को अपनी सर्विसेज, इंडियन रॉ इंटेलिजेंस सर्विसेज को अपनी खिदमात दे रहा था और कह रहा था कि मैं ग्वादर के अंदर आपको इंटेलिजेंस ला के देता हूँ, वहाँ कार्रवाई क्या करनी है वहाँ पे आपकी मदद करता हूँ। बकौल उसके इंडियन रॉ ने उसकी इस ऑफर को कबूल नहीं किया। 3 मौके के ऊपर उसने लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है। आज आप अखबार देखिए इंडियन एक्सप्रेस कि वो कुलभूषण यादव ने रॉ को अप्रोच किया कि मैं ये काम आपको करके देने पे तैयार हूँ। तो जब ऐसा स्पाई ऐसा पकड़ा जाए जिसका मालूम है कि वो एक नेवी का ऑफिसर है, जिसका ये मालूम उसके रॉ के साथ कांटेक्ट है, जिसका ये भी अब एस्टेब्लिश्ड है इंडियन अखबारात के अंदर कि वो आपकी सीपैक या ग्वादर के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है, उसकी नौयत मुख्तलिफ हो जाती है। वो आपका एक दुश्मन मुल्क का जासूस है जो या दहशत फैलाना चाहता था, आपने गिरफ्तार कर लिया। उजैर को पाकिस्तानी कवानीन के तहत सजा होनी चाहिए। अब आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा है तो आर्मी एक्ट भी बकायदा एक्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके तहत उसको सजा होगी। ठीक है, नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकालने के लिए। सीनियर तज्ज़ेकार नदीम मलिक साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हैशटैग उज़ैर मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और इस ब्रेक के बाद अपने अगले हैशटैग यानी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 30 और फैसला कुन वनडे में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। गयाना में मेजबान टीम जब मुश्किल में थी तो तजुर्बेकार शोएब मलिक जीत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो गए। शोएब मलिक ने जब छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की तो साथ ही पाकिस्तान की फतह का बगल भी बच गया। इस फतह के साथ ही पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया 554 मैचेस में फतुहात के साथ पहले नंबर पर है। वनडे सीरीज में फतह के साथ ही पाकिस्तान ने टीम रैंकिंग में अपनी 8वीं पोजीशन भी बरकरार रखी। हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पर लोग क्या कह रहे हैं, कुछ नजर डाल देते हैं इस पर आने वाले ट्वीट्स पर। पाकिस्तान सुपर लीग के सरबराह नजम सेठी ने ट्वीट में लिखा है कि खुदा के फजल से सीरीज जीत ली, लड़कों को बहुत बहुत मुबारक हो। साबिक क्रिकेटर और कोच वकार यूनुस ने ट्वीट किया कि शुएब और हफीज की जानिब से प्रेशर हैंडल करने और जिम्मेदारी निभाने का तरीका शानदार था। साथ ही उन्होंने शुएब मलिक को सेंचुरी बनाने पर मुबारकबाद भी दी। फिल्म स्टार हुमायूं सईद लिखते हैं कि हमें टीम पर फख्र है, वेल डन टीम पाकिस्तान। साथ ही उन्होंने शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को शानदार इनिंग्स पर मुबारकबाद भी दी है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि शुएब मलिक ने शानदार इनिंग्स खेली जिससे जाहिर हो रहा है कि फॉर्म आर्जी जबकि क्लास हमेशा रहती है। और आखिर में खुशी बुखारी ने अब एक ट्वीट किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की और तमाम टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी दी है। हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे,
इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल। फैसल, वेस्टइंडीज जैसी बी क्लास टीम से जीतकर क्या हम कुछ ज्यादा ही खुशियां नहीं मना रहे? सरफराज को कप्तान बनाकर जो गोल्स हासिल करने थे, आपको क्या लगता है क्या वो हासिल हो रहे हैं? ये सीरीज तो हम अजहर अली की कप्तानी में भी जीत सकते थे। देखिए, सवाल तो यहाँ पर ये होता है कि करंट फॉर्म और फिटनेस और रिजल्ट्स के ऊपर बात होती है। अब कौन था कौन नहीं था वो तो एक पास्ट हिस्ट्री हो गई। करंटली जो बंदा मौजूद है उसने अगर रिजल्ट्स आपको दिए हैं अच्छे, तो ऑब्वियसली हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और आगे एक थोड़ा सा स्पेस दे के लेके जाना चाहिए कि ऑब्वियसली जीत हार खेल का हिस्सा है, बट एक अगर नया बंदा है तो उसको थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए। बहुत जल्दी जो है क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में थोड़ा सा किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी वाली बात होगी। बट सरफराज को बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा। थोड़ा अपनी प्रेजेंस जो है उसको थोड़ा सा अपनी कीपिंग के अंदर यूटिलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे बज़ाहिर ऐसा नजर आया कि कीपिंग थोड़ी सी उसकी इफेक्ट की है कप्तानी के प्रेशर से। वो हालांकि वो ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी वो पीआई की टीम में और कराची की टीम में खेलता रहता है और मैंने उसको देखा है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है जरा प्रेशर या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है कीपिंग और कप्तानी को लेके, तो थोड़ा सा उसको जरा रिलैक्सिंग मोड पर आना पड़ेगा दोनों चीजों को विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मुझे लगता है कि वो तजर्बे के साथ साथ जरूर सीख के जो है उस पोजीशन पे लेकर आएगा। बट उसको ड्यू क्रेडिट जरूर देना चाहिए। तो ए बी पे तो मैं वैसे ही बिलीव नहीं करता। जो भी टीम आपके साथ इंटरनेशनली ग्राउंड के अंदर खेल रही होती है वो सारे प्लेयर्स उस केपेबल होते हैं अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के, तो आई थिंक उसका क्रेडिट। फैसल, पीएसएल के जिन परफॉर्मेंस का कमबैक हुआ है, कामरान अकमल, अहमद शहजाद, वो तो वनडे सीरीज में भी फेल हो गए, आखिर में तजुर्बा ही काम आया और शोएब मलिक ने एक यादगार इनिंग्स खेलकर टीम को जितवाया। तो अब क्या मजीद चांसेस मिलने चाहिए इन प्लेयर्स को जो बार बार आजमाए जा चुके हैं? सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि जिनको भी चांस दिया गया है ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद सब क्लेम भी करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्राइटेरिया है और उसकी बेस पर सबका कमबैक होता है, जो आई एम श्योर मेरी नज़र में मेरे ख्याल में कुछ प्लेयरों के लिए एक अलग रूल है और कुछ प्लेयरों के लिए अलग रूल है। आई थिंक उनको चांस दिया गया और अनफॉर्चुनेटली वो अपने चांस को अवेल नहीं कर सके। अब ये सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि आया वो क्या डिसीजन लेना चाहता है, किन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई थिंक ये उनके डोमेन में, बट अब ये जरूर कह सकते हैं कि वो प्लेयर अब रिग्रेट नहीं कर सकते, ना वो किसी को ये बोल सकते हैं अपनी लाइफ में कि जी हमें चांस नहीं दिया गया। उन्होंने परफॉर्म किया, उनको फौरन से चांस मिला, अनफॉर्चुनेटली वो चांस को अवेल नहीं कर सके, ये उनकी बैड लग है। जहां तक अगर आपका सवाल शोएब मलिक से रिलेटेड, मेरे ख्याल में शोएब की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अच्छी रही है, बट उनको इस सीन के ऊपर बहुत साल हो गए, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर वो पिछले मेरे ख्याल में 17, 18, 19 साल से वो खेल रहे हैं और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट जिसने 200-300 मैचेस से ज्यादा खेली भी हो, उसको इस तरह की इनिंग्स जो है वो काफी पहले से खेलनी शुरू कर देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा बहुत टाइम के बाद थोड़ा मैच्योर हुआ है तो चले दे रहा है, दुरुस्त है वाली बात है, बट उसको इस चीज की कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। अगर वही पास्ट वाली रीत रहेगी कि जी कुछ मैचेस में परफॉर्म करके ज्यादा मैचेस में जो है वो परफॉर्म ना करना, तो वो आई थिंक एक सवालिया निशान होगा। थोड़ी सी बॉलिंग के ऊपर मुझे जरूर है, मैं चाहता हूँ शोएब मलिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करें। उनको खुद थोड़ा कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, बिकॉज एक्सपीरियंस उनको भरपूर है, तजर्बा उनको भरपूर है। तो वो शोएब को अब इस सिचुएशन में जहां हमारी टीम खड़ी हुई है उस पर फ्रंट से आना पड़ेगा, यानी थोड़ा बैटिंग में भी मैं चाहता हूं कि मलिक अगर थोड़ा 4 नंबर पे आके बैटिंग करें। बाबर गो के परफॉर्म कर रहे हैं, यंग प्लेयर है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ऑस्ट्रेलियंस और साउथ अफ्रीकन करते हैं कि उनको नए प्लेयरों को वो 5वें नंबर पे ग्रूम करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर को अगर वो मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं, टीम मैनेजमेंट का माइंड बन गया उनके लिए, तो फिर उनको 5 पे खिलाना चाहिए और शोएब मलिक को 4 नंबर पे आके बैटिंग को अपने कंट्रोल में शुरू से लेके चलना चाहिए। तो फैसल के पाकिस्तानी बैट्समैन सिर्फ अपने मखसूस नंबर पर ही खेल कर परफॉर्म कर सकते हैं, वर्सटाइल प्लेयर को तो हर नंबर पर परफॉर्म करना चाहिए। फिर यहाँ ऐसा क्यों है? बाबर आजम को एक मैच में नंबर 4 पर खिलाया, वो फेल हो गए, 1 डाउन पर आए, उन्होंने सेंचुरी मार दी। लेकिन ये कहना बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल होता है कि बैट्समैन किसी भी नंबर पे आके रन कर दे। मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता, बिकॉज ओपनर्स का काम अलग है क्रिकेट के अंदर, 1 डाउन के बैट्समैन का काम अलग है, 4, 5 और 6 नंबर पे खेलने वाले का काम अलग है। किसी भी फॉर्मेट में आप बैटिंग कर रहे हो, इन नंबरों पे बैटिंग करने का जो खेलने का तर्ज अमल है वो अलग अलग है। 5 नंबर के बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो ओपनर की तरह ओपन नहीं कर सकता और ओपनर जो है वो नीचे आके नहीं खेल सकता। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो ये हर नंबर की एक अपनी अलग अहमियत है। और बहुत शुक्रिया फैसल को कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हैशटैग पर। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।